नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ समाजवादी पार्टी की युवा नेता और अखिलेश टीम की खास सदस्य निधि यादव जी हैं। निधि यादव जी बहुत कम उम्र में हरिया से विधानसभा का चुनाव लड़ी और उन्होंने बहुत नाम किया। चलिए आज हम निधि यादव जी से उनके राजनीतिक और तमाम पार्टी में पकड़ के बारे में बातचीत करते हैं। निधि यादव जी, आपका मेरे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला तो मेरा सवाल यही है कि आप जो है अमेरिका के चुनाव में गई थी, वहाँ देखने गई थी, सर्वेक्षण करने गई थी, अखिलेश जी ने आपको भेजा भी था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ के चुनाव में और भारत के चुनाव में आपको क्या अंतर दिखा, और उत्तर प्रदेश में जिस मकसद से भेजा था अखिलेश जी ने, क्या वो प्रयोग में नहीं लाएगा क्या? नहीं, देखिए, जहाँ तक अमेरिका में जाने का सवाल है और वहाँ पे हम लोगों ने जो उस वक्त राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, वहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रबंधन प्रणाली थी उसका हम लोगों को एक तरह से लाइव कैंपेनिंग का पार्ट बनाकर भेजा गया था कि आप जाके देखिए कि दूसरे देशों में कैसे चुनाव होता है। क्योंकि कहते हैं कि भाई अमेरिका जो है सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, तो कैसे इतना बड़ा चुनाव वो कंडक्ट कराते हैं। तो एक तरह से हम लोगों ने बस वहाँ पे जो स्टडी किया या जो हमने पढ़ाई की, तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो डिफरेंस हमने देखा वो ये है कि वहाँ के जो चुनाव में और यहाँ के चुनाव में जो ह्यूमन टच है वो शायद हमारे देश में सबसे ज्यादा है। और वहाँ पे लोग टेक्नोलॉजी बहुत इस्तेमाल करते हैं, तकनीक के इस्तेमाल से चुनाव वहाँ लड़ा जाता है। और हमारे यहाँ शायद पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चुनाव का प्रचार किया जाता है, लोगों को समझाया जाता है और लोगों के जो ओपिनियन होते हैं, विचार होते हैं, उसको सुना जाता है। जैसी रैलियां यहाँ होती है वैसी रैलियां वहाँ नहीं होती। नहीं, वहाँ होती हैं ऐसी रैलियां, लेकिन बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीके से होती हैं कि वहाँ पे बहुत ही पहले से उसके बारे में प्लानिंग होती है, कितने लोग आएंगे, कितनी सीटें हैं, कितनी टिकट्स हैं, कितने लोगों को एंट्री मिलेगी। मैंने खुद हिलरी क्लिंटन का एक बड़ी रैली वहाँ पे अटेंड की थी कोलंबस में। लेकिन जैसे यहाँ पर है कि भाई रैली अगर हो रही है तो हर कोई आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचते हैं अपने नेता को सुनने के लिए। तो ये चीज का बहुत बड़ा अंतर है अमेरिका में और यहाँ पे। जी नहीं, तो उस प्रणाली को क्या मतलब कि उस टेक्निक को मान लिया, वो तो वहाँ की चुनावी प्रणाली थी, लेकिन वहाँ जिस तरीके से उस समय ट्रम्प के पक्ष में माहौल बन रहा था, हिलेरी के ट्रम्प पक्ष में माहौल बन रहा था, क्या वो माहौल यहाँ उत्तर प्रदेश 2017 के चुनाव में नहीं अपनाया गया कि चलो कुछ ऐसी टेक्निक अपनाई जाए जिससे जो है तकनीक के? देखिए, हमने तो वहाँ पे सिर्फ एक तरह से लाइव कैंपेनिंग का हम पार्ट थे और ऐसा नहीं था कि वहाँ का जो तकनीक इस्तेमाल की जाएगी वही आके उत्तर प्रदेश में हम लोगों को लागू करनी है। ये एक तरह से स्टडी टूर था। जी, तो ऐसा कोई चुनावी दौरा नहीं था या फिर उसके मद्देनजर नहीं था। एक तरह से ये हम लोगों के ज्ञान हम लोगों का शायद बढ़ा होगा जाकर वहाँ पे। तकनीक जो उन्होंने इस्तेमाल की, हम लोगों में ने भी अपने व्यक्तिगत स्तर पे तकनीक इस्तेमाल की। अच्छा। लेकिन अमेरिका आज शायद बहुत आगे है तकनीक के मामले में, हमसे 10 साल आगे है। हम उतना आगे नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर फोर्स उतनी नहीं है जितनी वहाँ पर है शायद। तो ये सब अंतर है वहाँ पे। उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, खाली जानकारी आप लोगों को। हाँ, ये जानकारी के ही उसके ही पर्पज से ही गए थे हम लोग। जी अच्छा नेताजी, आप एक चीज और बताएं। कहा जाता है कि आप तो सपा के बड़े करीब रही हैं, सत्ता में भी रही हैं, भले जो है नेता के रूप में। आप ये बताइए कि ये जो कहा जाता है कि सत्ता के कई केंद्र बने हुए थे, इसका नुकसान हुआ 2017 में, ऐसा लगता है? देखिए, सत्ता के कई केंद्र बने हुए थे और नुकसान हुआ, ये तो हर किसी। देखिए, जो भी हुआ 2017 के चुनाव में समय कम मिला या लोगों के बीच में गलतफहमियां गई या लोगों के बीच में जो भी बातें गई, मैं पार्टी की तरफ से कह रही हूँ कि लोग शायद पार्टी में उतना भरोसा नहीं कर पाए 2017 के चुनाव में जो उनको करना चाहिए था। क्योंकि जिस तरह का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उस 2012 से 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश में हुआ था, वो काम शायद ही किसी राज्य में पूरे देश में हुआ हो। लेकिन शायद कुछ वजह रही थी, तो उसी वजह से 2017 के चुनाव में वो हर किसी को मालूम है। इसके बारे में क्या मैं टिप्पणी करूं? जी। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि अब तो राजनीति में 3 साल बीत गया है, 3.5 साल बीत गया, 1.5 साल बाद चुनाव है। अभी पिछले लोकसभा में गठबंधन भी हुआ था जो टूट गया, असामयिक रूप से टूट गया। मैं ये जानना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी अकेला चलो की नीति पर रहेगी या किसी के साथ लेगी 2022 में? जी, अभी पीछे आपने देखा होगा कई इंटरव्यूज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिए भी, बड़े बड़े चैनल्स पे दिए। तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं होगा और छोटे दलों को हम एडजस्ट करने का सोचेंगे। तो यही मेरा भी कहना है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है। मतलब कि छोटे दलों से हो सकता है जिसमें हाँ, एडजस्ट की करने की जो बात वो कह रहे हैं, तो वो एडजस्टमेंट जिस तरह से पार्टी नेतृत्व करेगी। मतलब बड़े दलों में बसपा है और कांग्रेस है, यही दो है, हो सकता है कि जी, है ना। अच्छा नेताजी, आप एक चीज और बताइए, कहा भी जाता हो ऐसा है कि
अपने यहाँ की स्त्री पुरुष बराबर हैं, उनको बराबर का दर्जा दिया गया है, लेकिन क्या वजह आप मानती हैं कि औरतें जो है राजनीति में बहुत कम आती हैं? ये तो हमारे जो समाज का पितृ सत्तात्मक जो एक तरह से मान्यता है कह लीजिए, या फिर लोगों के दिमागों में है कि महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती। किसी भी अगर परिवार में भी कोई राजनीति में सबसे पहले आता है तो कोई पुरुष आता है, उसके बाद कोई महिला आती है, लेकिन समय बदल रहा है। मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, मैं भी एक बेटी हूँ, और मेरे पिताजी ने शायद मुझे जितना अवसर दिया, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो आगे जाने का, शायद ही किसी को मिला। तो और भी परिवार में और भी क्षेत्र में, गांव में, खलियानों में, यूनिवर्सिटीज में आप जाइए, चाहे आप गांव में जाइए, आज कितनी महिला प्रधान आपको दिखेंगे, कितने डीडीसी, जिला पंचायत सदस्य आरक्षण के तहत मिल रहा है। तो ये आरक्षण का जो बहुत ही बड़ा हमको प्लेटफॉर्म प्रधान होती है महिलाएं और काम करते प्रधानपति। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये बहुत बड़ा एक चीज है जिसको शायद बदलाव की जरूरत है। तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं तो खुद प्रत्याशी रही हूं, और मैं अपने क्षेत्र में जब जाती हूँ तो किसी भी कार्यक्रम में अगर मैं जाती हूँ तो अगर गांव की प्रधान महिला है तो मैं सबसे पहले जाके प्रधान से मिलती हूँ। मैं कहती हूँ कि आप ही प्रधान हैं यहाँ पे, वो पुरुष तो आपके चलिए ठीक है जो प्रधान पति हैं, लेकिन मेरे लिए तो आप ही प्रधान है। तो जब एक महिला राजनीति में आती है तो दूसरी महिलाओं को भी शायद उससे साहस मिलता है, बल मिलता है, तो वो भी आगे आएंगे। लेकिन समय बदल रहा है, स्त्री पुरुष की असमानता हाँ बहुत अभी भी बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत जरूरत है। ये पॉलिटिक्स में आप जो महिलाएं कम आ रही हैं, इसके पीछे खास तौर से जैसे आपने पंचायती राज में आपने कहा वहाँ तो आरक्षण की व्यवस्था है, वहाँ तो आ जाती है, क्या ऐसे आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। आपने कहा कि जैसे मैं अमेरिका जब गई भी थी तो वहाँ पे कई देशों के प्रतिनिधि आए हुए थे, तो वहाँ पे कई ऐसे देश की भी महिलाएं थी, उन्होंने कहा कि उनके यहाँ तो 50% रिजर्वेशन है, पार्लियामेंट हो चाहे वो लोकल बॉडी गवर्नेंस हो, तो क्यों नहीं हमारे देश में भी, जब हमारे देश में 50% महिलाएं हैं तो क्यों नहीं उनकी भी भागीदारी 50% हो हर क्षेत्र में। ये बिल्कुल होना चाहिए, बराबरी के दर्जे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए, आप युवा नेता हैं, राजनीति में क्या बहुत मायने रखता है, विरासत या सेवा? राजनीति में जो सिर्फ एक चीज मायने रखती है वो है सेवा। देखिए, विरासत से आपको संस्कार मिल सकते हैं, आपको ये वैल्यूज मिल सकते हैं कि आप जनता के बीच में जाइए, उनकी सेवा करें, ये आपको तो शायद विरासत से ही मिलता है। लेकिन उसको कितना कंटिन्यू करना है, आप कितना उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये आप अपने व्यक्तिगत लेवल पे ही लेकर जा सकते हैं। और जब तक जनता के बीच में नहीं रहेंगे, तो जब तक लोग आपको नेता नहीं मानेंगे, तो उसका कोई मायने नहीं। राजनीति में सेवा बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। निधि यादव कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि जो मेरे जिस रूप में भी मैं सक्षम हूँ, उस रूप में मैं अभी भी लोगों के बीच में जा रही हूँ, उनकी दुख सुनती हूँ, उनकी परेशानियां सुनती हूँ, और जो जिस तरह से भी उनको कोऑर्डिनेट करके उनको अगर सुविधा पहुंचा सकती हूँ, उनको अगर उनका कोई सोल्यूशन हल निकाल सकती हूँ, तो वो मैं कर रही हूँ। तो व्यक्तिगत लेवल पे तो मैं कहूंगी कि हाँ, मैं सेवा भाव से ही आई हूँ राजनीति में, या कह लीजिए कि मैं ये सोच कर आई हूँ कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो भी इतने बड़े बड़े विकास के कार्य होते हैं, आखिर क्या वजह अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में वो चीज नहीं पहुंच पा रही है। तो जो कनेक्ट में जो एक गैप है, उसको फिल करने के लिए उद्देश्य में आई हूँ। अच्छा निधि जी, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे। जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, और प्रदेश में जो हो रहे हैं उसके जो भी मुद्दा है उसको वही उठाना, उसी को उठाना है, लेकिन कोई बड़े मुद्दे पर समाजवादी पार्टी आंदोलन करती दिखी नहीं प्रदेश में। नहीं, क्यों नहीं। अभी देखिए, हम लोगों ने हर मुद्दे को उठाया है, चाहे जो भी मुद्दा हुआ हो, चाहे किसानों की, आप अभी देख लीजिए पिछले 3 सालों में, चाहे किसानों के मुद्दे हो, बेरोजगारी के मुद्दे हो, चाहे वो आपके लॉ एंड ऑर्डर के इशू हो, हर चीज पे समाजवादी पार्टी ने अपने स्तर से आवाज उठाई है, और हर जगह पे समाजवादी पार्टी का आंदोलनकारी पार्टी मानी जाती थी, हल्ला बोल एक बार चला था, मतलब कोई ऐसी पॉलिसी पर हर प्रदेश में इस तरीके का आंदोलन। अभी आप देखिए, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके तहत अगर सबसे पहले आंदोलन किसी ने किया 19 दिसंबर को, आपने देखा होगा पूरे देश में जो आंदोलन उसके बाद हुआ, वो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने ही स्टार्ट किया था। उत्तर प्रदेश में कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितने सपा को भी ये डर था कि ध्रुवीकरण हो जाएगा, इसलिए बाद में फिर नेता लोगों ने पार्टी। नहीं, बात ध्रुवीकरण की नहीं है। देखिए, हम लोग ऐसी पार्टी है जो शायद सांप्रदायिक नहीं है, हम लोग सेक्युलर विचारधारा के हैं, और कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए, इस विचारधारा से हम काम करते हैं। चलिए, पार्टी की खूब बातें हुई, कुछ पर्सनल बात करते हैं। निधि जी, आपकी राजनीतिक शुरुआत कब हुई, कैसे हुई? कैसे आपका मन बना करो राजनीति करते?
हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी जरूर। देखिए, मैंने क्या है कि MBA किया, उसके बाद मैंने दिल्ली में एक नौकरी की लगभग 3 साल तक, और मुझे लगता था कि प्राइवेट अच्छी वेल पेइंग जॉब थी मेरी, लेकिन मुझे मन नहीं लग रहा था उसमें। मुझे लगता था कि हमेशा कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे आप समाज के बीच में वापस जाके कुछ लोगों को देने का काम करें। आप भले आप जितना कमा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उसी के जरिए आप लोगों की कितनी मदद कर सकते हैं। तो जब मेरा मन नहीं लगा तो मैंने कहा कि कुछ अपने गांव की तरफ चला जाए, और यहाँ पे हम जो भी माध्यम से समाज सेवा या स्कूल कॉलेज के माध्यम से लोगों के बीच में मैं काम करना मैंने शुरू किया। और उसके बाद 2014 में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे मनोनीत किया ये उत्तर प्रदेश पर्यटन प्रोत्साहन परिषद के सदस्य के रूप में, तो मुझे मौका मिला कि मैं राजनीतिक रूप से थोड़ा उसमें सक्रिय हुई, और मुझे समझ भी बढ़ी, और लोगों के बीच जब काम करने लगी तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मुझे लगा कि शायद यही है जो मैं करना चाहती हूँ। भाग्य ने राजनीति को ही आपका वो बना दिया। जी बिल्कुल। अच्छा नेता जी, एक चीज और बताइए, पहले आपकी पसंद प्रतापपुर विधानसभा थी, हमें बात किया था ये बात, तो बहुत प्रतापपुर में भी आपके घर और रिश्तेदारियां और सारी चीजें हैं, अचानक आपको हड़िया दे दिया गया, तो नया क्षेत्र हो गया कि आपकी हड़िया पहले मांग थी, क्या ऐसा क्यों क्या हो गया? देखिए, पहली बात तो कोई विधानसभा क्षेत्र मेरा कोई, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मेरा पसंदीदा है, या कोई ऐसी रिश्तेदारियां तो जहाँ जितनी प्रतापपुर में उतनी हंडिया है, सोराव है, आपका फूलपुर है, कौन सा ऐसी विधानसभा नहीं है जहाँ पे रिश्तेदारियां नहीं है। तो ये बात तो यहाँ खत्म हो जाती है। दूसरी बात ये कि जहाँ की जनता चाहेगी कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं, मैं वहां से चुनाव लड़ूं। तो चाहती तो आपको प्रतापपुर की जनता भी बहुत थी, हम लोगों के सर्वे में भी। हाँ, लेकिन जहाँ तक राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल पैदा होता है, राष्ट्रीय नेतृत्व जहाँ से जिसको भी चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े, तो हम वहां से जाके मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और हंडिया विधानसभा में मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला, मैंने अपना पूरा मेहनत से चुनाव लड़ा, लेकिन चूंकि समय कम था, वैसे परिणाम नहीं आए जैसे हम चाहते थे। लेकिन ये नहीं लगता कि वहाँ के वर्तमान विधायक प्रशांत सिंह को आप साथ में ले पाएंगे, और उनका टिकट कटने की वजह से कुछ समाजवादी पार्टी में? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रयास पूरा किया गया हर किसी को साथ लेकर चलने की, और सबसे बातें भी हुई, लेकिन समय कम था, और जो उस वक्त की परिस्थितियां थी, सिर्फ विधानसभा हंडिया की ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां थी वो शायद अनुकूल नहीं थी। लोग हमारी बातों में नहीं आए, लोग बहकावे में चले गए, तो ये तो हर जगह हुआ। ये बात हमने भी सुना है कि जो है एंटी जो राकेश त्रिपाठी वोट था वो आपको नहीं मिल पाया। अब आप चुनावी विश्लेषक हैं, आप रिपोर्टर हैं, आपको ज्यादा समझ है। ये अगर आप मुझे ये सब बातें बताएंगे तो अगली बार इसका ध्यान रखा जाएगा। नहीं, वो कम समय मिलने की वजह से। अगर पहले आप सक्रिय हुई होती तो शायद जो है, हाँ, समय कम मिला उस वक्त। 30,000 वोट आपके और बढ़ते। जी जी, तो विनिंग कैंडिडेट जी। अच्छा, आज की डेट में आपके लिए, निधि यादव के लिए, समाजवादी पार्टी से हंडिया सीट मजबूत है या प्रतापपुर? आज की डेट में पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है समाजवादी पार्टी इतनी विधानसभाओं पे मजबूत है कि पूर्ण बहुमत से उसकी सरकार आ सकती है। तो कोई पसंद नापसंद की बात नहीं है। विधानसभा हंडिया और प्रतापपुर जुड़ी हुई विधानसभाएं हैं, मेरी कोई पसंद की बात नहीं यहाँ आती। यहाँ पे सिर्फ राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला सामने आता है कि वो जहाँ से आप हंडिया से लड़ चुके हैं जी, प्रतापपुर से आपकी लड़ने की इच्छा थी, और मैंने देखा कि प्रतापपुर में बहुत होर्डिंग लगी हुई है आपकी इस समय हंडिया के बनिस्बत, तमाम बधाई संदेश की होर्डिंग्स लगी हुई है। ऐसा तो नहीं कि निधि यादव हंडिया से तैयारी कर रही, वो प्रतापपुर से तैयारी कर रही? नहीं, तैयारी की कोई बात नहीं है। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, जनता हमको अपना प्यार दुलार देती है, तो जहाँ वो चाहते हैं हम उनके बीच में जाते हैं। कोई हमें अपनी शादी में 2022 का चुनाव निधि यादव हंडिया से लड़ेंगी या प्रतापपुर? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा। जो विधानसभा राष्ट्रीय नेतृत्व आप कहेंगे कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है, वहाँ से चुनाव लड़ना है। निधि यादव की पसंद क्या है? मैंने आपसे कहा ना, आप इधर से लाइए बात या उधर से घुमा के लाइए, बात इतनी है। चलिए, बहरहाल अभी तो हम हंडिया मान के चलते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आप बिल्कुल। और हंडिया विधानसभा में पिछले 3 साल में मैं आपको बताती हूँ कि मुझे मात्र बहुत कम दिन मिला चुनाव लड़ने का। तो उस वक्त मैं शायद हर किसी के दरवाजे नहीं पहुंच पाई, जनता के बीच में नहीं पहुंच पाई, और लोग मुझको भी पर्सनली नहीं, व्यक्तिगत रूप से नहीं जान पाए। लेकिन आज ये है कि मैं हर गांव में पहुंची हूँ, हर घर में पहुंची हूँ। हाँ, मैं महिलाओं को भी पर्सनली जानती हूँ, छोटे छोटे बच्चों जाती नहीं थी, अभी भी जाती हूँ मैं। ये तो लॉकडाउन है, पिछले 2-3 महीने से मैं नहीं उतना सक्रिय रह पा रही हूँ, लेकिन महिलाओं को मैं पर्सनली जानती हूँ, छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, हर किसी को मेरा पर्सनल जो एक व्यक्तिगत मेरा व्यवहार अब उनसे बन गया है, वो उस वक्त समय नहीं मिला था। तो हंडिया मेरे लिए मेरे ख्याल से शुरुआती दौर था जहाँ मैं चुनाव लड़ी हूँ, और मैं वहाँ से लड़ना चाहूँगी। वहीं से आपने डेब्यू किया था? जी। अच्छा नेताजी, एक चीज और बताइए
कि हड़िया आपको बहुत पसंद है। हड़िया के जो विधायक हैं वर्तमान में हाकिमलाल बिंद जी, वो दावा करते हैं विपक्ष में रहते हुए भी कि उन्होंने 44 करोड़ रुपए की सड़कें बनाई चारों तरफ। भाजपा के नेता कहते हैं कि हम लोगों ने प्रस्ताव दिया इसलिए सड़कें और वहीं, और कुछ लोग कहते हैं कि हड़िया पूरे जनपद में प्रयागराज के सबसे विकसित पहले से है, जिसमें राकेश दत्त त्रिपाठी का योगदान रहा है। इस 3 साल का आप कैसा मूल्यांकन करती हैं हड़िया का, एक विपक्ष के नेता? नहीं, विपक्ष के नेता देखिए कौन कितना दावा कर रहा है, कहाँ पे कितनी सड़कें बनी है नहीं बनी है, ये तो देखिए जिसने बनवाई है या फिर जो लोग कह रहे हैं कि नहीं बनवाई है, ये उनके आपस के बीच का मैटर है। लेकिन अभी भी जहाँ तक हंडिया विधानसभा की जनता का सवाल है, अभी भी उनके दुखों में कोई कमी नहीं आई है। अभी भी कोई आपदा आने के समय उनको कोई भी राहत नहीं पहुंचती है। अभी भी जो हंडिया शायद मेरे ख्याल से 30 से 40 हजार मजदूर हैं जो इस वैश्विक आपदा के समय जो बाहर गए हुए थे और जिनको वापस आना था, उनको कोई ऐसी राहत का कार्य या राहत उनको नहीं तुरंत मुहैया कराई गई। कई लोगों के पास अभी भी खाने को चीजें नहीं है जैसे। तो मुझे नहीं लगता कि हंडिया विधानसभा के लोगों के दुखों में कमी आ गई या उनकी परेशानियां कम हो गई। तो मुझे सिर्फ अगर वास्ता है या मतलब है तो वहाँ के लोगों से मतलब है। आप एक युवा नेता हैं और आपकी सोच भी एक नई होगी, नए जमाने की। मैं जानना चाहता हूँ कि हंडिया के लिए आपने अपने दिमाग में किस तरीके के डेवलपमेंट का चित्र बनाया हुआ है कि अगर आप विधायक होती हैं, मानता हूं कि यू आर गोइंग टू बी ए MLA in 2022, so what is figure in your mind that what you will do for Hania assembly? नहीं, I always had this plan for Vidhan Sabha Hania that what I actually wanted to do in Hania. Like? See, priority जैसे जो सबसे पहले प्रायोरिटी है वो है आपकी क्या कहते हैं शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास परक रोजगार के साधन। जैसे रोजगार परक विकास के जो भी काम हो उससे लोगों को, जैसे वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। जब मैं चुनाव लड़ने आई थी तो मुझे लगा था वहाँ पे एक बहुत अच्छा कोई अस्पताल नहीं है। वहाँ से लोग 40 किलोमीटर दूर आते हैं। देखिए किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको एक अस्पताल पर तो हमको लगता है हर ब्लॉक में CHC है। वहाँ पे नहीं CHC है लेकिन सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, अगर वहाँ पे स्टाफ नहीं है, अगर वहाँ पे मशीन्स नहीं है, लाइट नहीं है, तो क्या मतलब ऐसे CHC का और ऐसे अस्पतालों का? आप ये बताएं। एक अच्छा अस्पताल वहाँ पे जरूरत है। और एक वहाँ पे पूरे विधानसभा हंडिया में देखिए क्योंकि वो हाईवे से कनेक्टेड रोड है, पूरा हाईवे पे है, टाउन एरिया भी है वहाँ पे। तो जहाँ तक है मुझे लगता है एक मंडी वहाँ पर होनी चाहिए थी, सब्जी की मंडी, जिससे लोगों को वहाँ पे सब्जी बेचने में आसानी भी होती और थोड़ा सा उनको लोग ले जाके हाँ, बेच सकते हैं। तो एक रोजगार का साधन मिलता उनको। तो वो चीज होनी चाहिए। आज पॉलिटेक्निक हंडिया इतना बड़ा है लेकिन आप देखिए उसकी हालत इतनी खराब हो सकती है वहाँ पे। तो और साथ ही साथ ये सब चीजें मेरे दिमाग में थी कि शायद अगर मौका मिलता तो मैं ये सब काम करती। और इसके अलावा बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। अभी भी वहाँ पे महिला शिक्षा को लेके, अवेयरनेस को लेके बहुत काम किया जा सकता है वहाँ पे, और स्वास्थ्य को लेके। और जो अब हम आज बात करें कि आत्मनिर्भर अगर गाँव होते तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक सोच तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल जी, ये आप नई सोच है और नया जो है रखेंगी। अच्छा ये बात और बताइए, क्या आपको लगता है कि आज राजनीति का व्यवसायीकरण ज्यादा हो गया है? नहीं, बिल्कुल हो गया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं पिछले 3 साल में और पिछले केंद्र सरकार की जो इतने सालों की सरकार है उसमें आप देखिए इतना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है हर तरफ। और हर तरफ लोग जो विधायक लोग बनते हैं, जो सांसद बनते हैं, काफी लोगों में व्यवसायीकरण कर भी दिया है। लेकिन अभी भी लोग अच्छे हैं जो राजनीति करना चाहते हैं, जो लोगों की सेवा करना चाहते हैं और एक अच्छी सरकार लाके लोगों के लिए ही काम करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से मिला होगा, कुछ लोग होंगे व्यवसायीकरण भी किया है लोगों ने इसका, लेकिन सेवा भाव जो है ज्यादा, सेवा भाव भी है लोगों में। अच्छा जी, एक चीज और बताएं कि आपको क्या लगता है कि राजनीति किस दिशा में जा रही है, प्रदेश की या देश की? जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई भी ऐसा विजन है, कोई ऐसी दृष्टि है, कोई फ्यूचर प्लान है। आज आपने लॉकडाउन कर दिया अचानक से, फिर आपने लॉकडाउन खोल दिया, फिर आपने बॉर्डर पे जब लोग आ गए तो आपने बॉर्डर फिर से सील कर दिया, कभी आप खोल देते हैं। मतलब आखिर आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? आज योगी सरकार के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। आप जहां तक देखिए तो लॉकडाउन में जितनी गति और जितनी ज्यादा परेशानियां उत्तर प्रदेश के मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को हुई है, शायद ही देश में कहीं हुई होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है हमारा। आप देखिए कितनी दुख की बात है कि सड़कों पे चलते चलते प्रेग्नेंट लेडीज को डिलीवरी करनी पड़ रही है। जब 1400 का आप पूरा रास्ता तय करके आ जाते हैं, गांव के 200 किलोमीटर पहले आपकी डेथ हो जाती है पूरे परिवार की। तो कितनी समस्याएं हैं जो आज
उत्तर प्रदेश सरकार नकार दे रही है, देख ही नहीं रही है। तो उनको अपना देखना पड़ेगा कि प्राथमिकता क्या है। उनकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ जनता को सुविधा देना, जनता को संसाधन मुहैया कराना होना चाहिए। और जहां तक अब सिर्फ लॉकडाउन में परेशानी सिर्फ मजदूरों की नहीं, आप आज देखिए किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बलि के भेंट चढ़ गया है। कहीं कोई भी आप कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। मेरा सवाल यही था कि क्या जो है उत्तर प्रदेश की सरकार से निधि यादव कितना संतुष्ट है? नहीं, मैं नहीं संतुष्ट। मेरे देखिए, मैं तो विपक्ष में हूँ और मेरे संतुष्ट होने का सवाल से ज्यादा अच्छा है अगर आप रोड पे चलते एक आम नागरिक से पूछे कि आप कितने संतुष्ट हैं। आप उन प्रवासी मजदूरों से पूछिए जो ट्रकों में भरकर आ रहे हैं, जो शायद 3-3, 4-4 दिनों की यात्रा उन्होंने की, जिनको पानी नहीं मिला, जिनको बॉर्डर पे रोक दिया गया, जिनको ऐसे ऐसे क्वारंटीन सेंटर्स में डाल दिया गया है। आप यहाँ कोटवा के इस क्वारंटीन सेंटर का हाल देख लीजिए जाके, जिसका वीडियो भी अभी वायरल हुआ था, और जहाँ पे अच्छे अच्छे परिवारों के लोगों को क्वारंटीन किया गया है और वो कह रहे हैं कि हमें कल से पानी पीने का नहीं मिल रहा है, नहाने के पानी तो छोड़िए आप। तो ऐसी व्यवस्थाएं अगर आप उनसे जाके पूछे तो वो खुद ही हाल तो आप आज पूरा सोशल मीडिया पे और हर नहीं, मैं यही पूछा था, पिछला मेरा सवाल यही था, किसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी आंदोलन नहीं की। समाजवादी पार्टी ने वायदा किया था कि लैपटॉप देगी और उसने दिया भी। बीजेपी सरकार ने भी वायदा किया था लैपटॉप भी इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए। अगर नहीं दिया तो उसको आवाज उठानी चाहिए ना, कौन उठाएगा? विपक्ष का आदमी नहीं उठाएगा। नहीं, तो हम तो आवाज उठा ही रहे हैं और आप जैसे पत्रकार को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे पास आ रहे हैं और हमारी बात सुन रहे हैं। और ऐसे ही अगर आप पार्टी के नेताओं के पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने आंदोलन हो रहे हैं और कितना लोग। लेकिन आज पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के बस में है। मैंने कहीं पढ़ा था कि पहले स्लेव पेट्रोल होते थे, स्लेव पेट्रोल जैसे जो कंट्री स्लेव हुआ करती थी अमेरिका में, हाँ, तो उसी तरह से आज पुलिस भी वही काम कर रही है, शायद स्लेव पेट्रोलिंग का काम कर रही है कि जहाँ पे कोई आवाज उठाता है उसको दबा के सिर्फ दिया जाए। कहीं पे कोई आदमी अपनी आवाज न उठा पाए, जो आवाज उठाए उसे जेल में भर दो, या फिर इस तरह से अगर दबाया जा रहा है। लेकिन फिर भी पार्टी आंदोलन भी कर रही है, पार्टी हर जगह है भी और लोग अपनी परेशानियां लोगों को बता भी रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि 2022 में उत्तर प्रदेश असेंबली हम हो सकती है? नहीं, पूरी पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, आप ये देख लीजिए। कॉन्फिडेंस 100%। निधि यादव प्रतापपुर से विधायक बनेंगे, हंडिया से विधायक बनेंगे, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा। अच्छा नेताजी, आप एक चीज और बताइए, आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? पिताजी को या फिर समाजवादी विचारधारा के संरक्षक या अध्यक्ष? आप किसको जो मानते हैं? देखिए, मेरे पहले आदर्श तो मेरे माता पिता ही हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया, मुझे संस्कार दिए और मुझ में ये चीजें डाली कि मुझे समाज को देने का जो सोच है वो शायद पिताजी से ही मिली और माता पिता दूर से ही मिली। और जहां तक राजनीतिक आदर्श की बात है तो ऐसे जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने समाजवादी विचारधारा को लेकर आगे चलने का काम किया है वो सारे ही हमारे आदर्श हैं। किसी से कोई अच्छी सीख मिलती, किसी से कोई हमने बातें सीखी। एक मेरा सवाल और भी है, समाजवादी विचारधारा के लोग एक नहीं रह पाते हैं आपस में, इधर उधर। तो राजनीति तो जहाँ भी होगी वहाँ पे लोग एक नहीं रहेंगे। ये तो देखिए, लोग मिलते हैं, लोग फिर दूसरे गठजोड़ होते हैं, तो राजनीति का जितना फ्रिक्शन समाजवादी आंदोलनों में हुआ है, चाहे जनता दल का देखते रहिए। हाँ, क्योंकि बहुत ही डेमोक्रेटिक, बहुत ही लोकतांत्रिक आंदोलन रहे हैं। क्योंकि डेमोक्रेटिक, जो भी डेमोक्रेटिक होगा, जो भी अपनी बात बोलना चाहेगा, वो शायद दूसरे की बात से अगर आप वाकिफ नहीं रखेगा तो उसे लगेगा कि नहीं मेरी बात सही है। तो ये तो डेमोक्रेटिक स्पेस उनको मिलती है शायद। तो लोग फ्रैक्शन भी होता है, फिर लोग एक दूसरे की बात मानते भी हैं, फिर जनता के बीच में क्या लेकर हमें जाना है। जैसे मैं अगर निधि यादव की पर्सनल राय मानूं, राय जानना चाहूँ, क्या गठबंधन आगे होना चाहिए? मैं तो देखिए पार्टी का जो भी फैसला है मैं उसके साथ हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का जो भी फैसला है हम उसके साथ हैं। और उन्होंने जैसा कहा कि आगे चल के गठबंधन नहीं होगा किसी भी बड़ी पार्टी से, छोटे दलों को हम एडजस्ट करेंगे, तो यही मेरा भी मानना है। चलिए, हड़िया के भावी प्रत्याशी के रूप में आप हड़िया की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं हड़िया की जनता को सिर्फ यही संदेश देना चाहूंगी कि पिछले 3 साल की जो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें जो वादे इन्होंने किए थे और जो जमीन पे इन्होंने चीजें लाई हैं उसमें बहुत अंतर दिखता है। जो वादे इन्होंने किए थे उन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, दोगुनी तो छोड़िए, आज किसान वैसे भी अपनी जो उपज हो रही है उसका भी कोई उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है। मजदूरों की, प्रवासी मजदूरों की आप जितनी बड़ी देख रहे हैं, इतनी परेशानियां झेली उन्होंने, ये सब भारतीय जनता पार्टी की नाकाम और विफल जो भी इनकी पॉलिसीज रही हैं उसकी वजह से हुई है। तो मैं हंडिया जनता से यही बोलना चाहूंगी
कि आप लोगों ने अपनी इस बेटी को, इस बहन को बहुत ही दुलार दिया, प्रेम दिया, स्नेह दिया और जैसे भी आप चाहेंगे आपकी सेवा में और आपकी परेशानियों में, आपके सुख दुख में ये बेटी हमेशा आपके बीच में रहेगी। बहुत बहुत दीदी, आप हमारे टॉक शो में भाग ली, इसके लिए आपको जी थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, समाजवादी पार्टी की युवा नेता हड़िया से जो है चुनाव लड़ चुकी निधि यादव जी हमारे साथ में थी। निधि यादव जी अखिलेश टीम की बहुत कोर मेंबर रही हैं। अमेरिका में जाकर उन्होंने चुनावी प्रबंधन के बारे में स्टडी किया। आपका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार दृष्टिहीन सरकार है, उसके पास कोई योजना नहीं है और आज जो है कोरोना संकट से लड़ने में विफल रही तथा अपने वायदों को पूरा करने में एकदम से विफल रही है। निधि यादव जी ने हड़िया की जनता को संदेश दिया है कि आप जो है जैसा प्यार पहले देते थे वैसा ही हमको देते रहिए। आगे भी हम आपको तमाम नेताओं से प्रयागराज के मिलवाते रहेंगे, देखते